थोड़ा चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। जय हिंद दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तुम पिट जाओगे बता रहे हो बिना मतलब के। ठीक है, सवाल को देख, बाकी क्वेश्चन तो हम लोग कर ही रहे थे, बाकी क्वेश्चन की तरफ आओगे। हाँ करेंगे, सोचेंगे सोचेंगे। यदि किसी वस्तु की विक्रय कीमत उसकी लागत कीमत का 1/3 हो तो लाभ का परसेंटेज बताओ। 1/3 का मतलब क्या है, पहले तो ये बात समझ लो। बहुत से लोगों को यही नहीं पता है कि 1/3 का मतलब होता है 3 एकम 3 और 1 4/3। ये वाली बात है, स्पेशल 3 है। ठीक है, बहुत ध्यान से। यह है, कह रहा है किसी वस्तु की विक्रय कीमत यानी कि उसका सेलिंग प्राइस, विक्रय कीमत उसका मतलब सेलिंग प्राइस, उसकी लागत कीमत, लागत कीमत मतलब कॉस्ट प्राइस का 4/3 है। यही वाली बात तो कही है। अगर तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 SP इधर आ जाएगा, 3 SP बराबर 4 CP। अगर आप इधर का उधर और इधर का उधर इनका इनकी ब्रेकअप कराओ तो CP और जो SP का जो रेशियो आएगा वो देखो, CP के साथ में कौन है, कौन 4, और जब इनका ब्रेकअप होगा तो CP कहाँ जाएगा, दूर, तो क्या हो जाएगा 3 से 4। एक तरीका तो ये है जो महाबर्बादी का है, जो महाबर्बादी का। दूसरा तरीका आपको दिख रहा था, फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है, फायदा तभी होगा जब 3 से क्या हो रहा होगा 4। आपके दिमाग में ये बात तो आ गई कि 4/3 है। इस बात का मतलब क्या है, 4/3, और 4/3 का मतलब है यानी कि या तो 3 से 4 हो रहा होगा या 4 से 3 हो रहा होगा, तो इसके अलावा तो कुछ होने का नहीं। ठीक है, अब सवाल कह रहा है कि क्या हो रहा है, प्रॉफिट। जब प्रॉफिट हो रहा है तो 3 से 4 हो रहा होगा कि 4 से 3, 3 से 4। तो इस बात को डायरेक्ट नहीं सोच सकते थे क्या। ठीक है, तो CP और SP, यहां लिखो 3 और यहां लिखो 4, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लो भाई कितने % फायदा हो रहा है। और आपको 33 1/3% 1000 बार निकालना सिखाया है। किसी भी चीज का 33 1/3% क्या होता है, 1/3 क्या होता है, और सीख लो इसी को। 12 का 33 1/3% क्या होगा, 4। किसी भी नंबर का 33 1/3% जो होता है वो होता है 1/3, 1/3। किसी भी नंबर का 33 1/3% निकालना है तो 1/3 कर दो। क्या कर दो, इसको दिमाग में रख लो। जैसे मैं आपसे पूछूं 18 का 33 1/3% क्या होगा, 6। 24 का 33 1/3% क्या होगा, ठीक है। 48 का 33 1/3 क्या होगा, 16। 54 का 33 1/3 क्या होगा, 72 का 33 1/3 क्या होगा, 24। समझ में आया, आया समझ में। ठीक है, तो 111 का 33 1/3% बता दो फिर। 111 का 33 1/3% 37। तुमको 37 यहाँ ना आ रहे, थोड़ी दिक्कत हो रही। 37 का पढ़ा थोड़ा टेढ़ो है, समझ में आया। तो कितना आ जाएगा, 33 1/3%। 3 से 4 होने का मतलब क्या होता है, 33 1/3%। नेक्स्ट, देखो ये क्या कह रहा है कि 975 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 897 रुपए में बेचा जाता है, छूट की % बताओ। MRP कितनी है, 975। MRP यानी कि मार्क प्राइस है 975 और बेचा कितने में जाता है, 897 में, 897। दिस इज द सेलिंग प्राइस। अच्छा, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं नहीं देते हैं। जैसे ये आप मॉल में गए खरीदने, इस पे MRP है 100 रुपये, कितनी है 100 रुपये, और इस पर 20% डिस्काउंट है। कितना % डिस्काउंट है, तो ये कितने की मिलेगी, कितनी मिलेगी, 80। अगर इसकी MRP कितनी है 100, MRP कितनी है, और इस पर 20% डिस्काउंट है, कितना % डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है, तो 100 रुपये की चीज़ है और 20% डिस्काउंट, तो 80 मिलेगी नहीं मिलेगी। यानी कि डिस्काउंट घटाया जाता है कि जोड़ा जाता है। ऐसा मत देना 120 रुपये दे दो, समझ में है। डिस्काउंट क्या होता है, कम होता है। तो जो MRP है 975 897 की मिल रही है, तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट हो रहा होगा। अब ऑप्शन कई तरीके हैं आपके पास, या तो ऑप्शन से चले जाओ या कंप्लीट सॉल्यूशन कर लो। कंप्लीट सॉल्यूशन करोगे मर जाओगे, ऑप्शन चले जाओगे अच्छे रहोगे, फायदे में रहोगे। फिलहाल मैं पहले कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ। डिस्काउंट तो है, डिस्काउंट तो है, कितना % डिस्काउंट हो रहा है ये नहीं पता, लेकिन डिस्काउंट हो रहा है। कैसे निकालेंगे, 975 गुणा D/100, और इन दोनों के बीच का डिस्काउंट होगा 75, ऊपर के नीचे के 3 यानी 78 आ जाएंगे। अब इसे सॉल्व कर लो, काटा पीटी करके आंसर निकाल लो। काटने हम काटने, चलो। 25 चौका 25 तियाँ 75 और 25 नेमा 225। 25 को पाड़ो आतो हमें तो काट दे ना, अब तो और दिक्कत है। ठीक है, 39 दूनी 78 और 4 दूनी 8%, तो कितने % डिस्काउंट है, 8। एक तो बीमारी ये है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका बताएं, एक तरीका तो ये है सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका बताएं बहुत अच्छा है, फायदे में रहोगे। दूसरा तरीका बहुत अच्छा है, फायदे में रहोगे।
डायरेक्ट सवाल कर लो कैसे भाई 975 की चीज़ 897 से 10% डिस्काउंट हो ही नहीं सकता। 10% डिस्काउंट करोगे तो नंबर जो भी आएगा डेसिमल में आएगा, क्योंकि 975 का 10% डेसिमल में आएगा। दूसरी बात 975 का 10% कितना मिलेगा 97, और 97 घट नहीं रहा है, 97 घट नहीं रहा है, 97 घट नहीं रहा है, यानी 97 से कम घट रहा है। जो 10% नहीं हो सकता तो 10 का तो बाप, ये तो बाप बैठा है इसका, ये भी नहीं हो सकता। अब बचता है 6% या 8%। 6% इसलिए नहीं निकल सकता क्योंकि 6 में सिंगल 2 है, 6 में सिंगल 2 है, 5 तो हैं लेकिन 6 में सिंगल 2 है, और सिंगल 2 सिंगल जीरो देगा तो डबल जीरो नहीं दे सकता। ये बातें मैंने समझाई हैं। तो मैं अगर सवाल में पेपर में बैठा हो तो मैं डायरेक्ट 8% बोलता। इस तरीके से करने में, उस तरीके से कहूँ, जमीन आसमान का अंतर है। सिलेक्शन इस तरीके से करने से कभी नहीं होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने पापड़ बेले हैं तो मुझे पता है कि एक एक नंबर से कैसे रहते हैं। समझ में आया? एक एक नंबर से तभी रहते हैं जब हम एक तरीका अपना लेते हैं। इस सवाल को ऐसे करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। अगर इस सवाल को आप ऐसे करोगे तो आप औरों से पीछे हो जाओगे। 1000 2000 तुमसे आगे निकल गए, और 1000 2000 वैकेंसी होते हैं। एक सवाल में 2000 वाला लगा के निकले तो 5 सवाल में 10,000 वाला लगा के जाएंगे तुमसे, कहानी खत्म। सिलेक्शन यही छुपा है कि आप क्या करो कि क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ओरली तोड़ दो। और होते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ओरली नहीं टूटेंगे, उनको लिखना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि जो ओरली टूट सकते हैं। आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि आप जो क्वेश्चन ओरली हो सकते हैं उनको भी लिख के करते हैं। ये वाला फ़र्क आता है। सही। देखो अगर 975 का मैं 6% निकालूंगा, 975 कितने परसेंट निकालूंगा? 6%। तो भाई साहब 2 जीरो चाहिए ना जी, ऊपर 2 जीरो चाहिए। और इसमें सिंगल 2 तो है। हमें पता है कि जब जीरो निकालना सिखाया था नंबर सिस्टम में, तो जीरो कैसे निकालते हैं? 5 और 2। जीरो बनाने की फैक्ट्री क्या है? 5 और 2। क्या सिंगल 2 है? नहीं है। और इसमें 5 तो बहुत है लेकिन 2 तो सिंगल है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो सिंगल ही तो जीरो बनेगा। और नीचे कितने हैं? 2 जीरो। यानी ऊपर कम से कम कितने जीरो होने चाहिए? 2। वरना नंबर कैसा आएगा? डेसिमल। कैसा आएगा? और 975 में से डेसिमल नंबर घटाएंगे तो डेसिमल ही तो बचेगा, लेकिन डेसिमल बचाना नहीं है। ये वाली बातें हैं। गॉट इट? गॉट इट नहीं होता, गॉट इट। अरे गॉट इट ही होता भैया। हम लोग की लैंग्वेज अलग है ना। चलो भाई, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, बिक्री मूल्य पर लाभ का परसेंट। क्या होता है? लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120। काहे होगा? क्योंकि 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अब ये पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि बिक्री मूल्य पर लाभ की परसेंटेज बताओ। बिक्री मूल्य पर लाभ की परसेंट, यानी कि 120 से कहाँ जाना है तुम्हें? 100 पे कॉस्ट प्राइस। अच्छा एक बात सुनो, 100 रुपए की खरीदी थी, 20% का प्रॉफिट लिया, कितना हो गया? 120। अब इन्हें चुल करी, जो कह रहे हैं 120 रुपए चीज़ 100 में बेची हमने, मतलब 120 में बेची है, 100 में खरीदी। तो जो परसेंटेज प्रॉफिट है यहाँ बताओ, परसेंटेज प्रॉफिट है कहाँ बताओ? यहाँ बताओ। तो बहुत के दिमाग में आएगी भैया जो तो नुकसान नहीं हो रहा है। भैया नुकसान नहीं हो रहा है। 100 की खरीदी है, 120 की बेची है। जो परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है वो आपसे सेलिंग प्राइस पे पूछा है। सेलिंग, अच्छा खुद सोचो, ये 12 रुपए की बेचने पर 3 रुपए का फायदा हुआ है, तो खरीदी कितने में हुई? 9 में। मेरी बात को ध्यान सुनना, ये 12 रुपए सेलिंग प्राइस है और 3 रुपए का क्या हुआ है? प्रॉफिट। 3 रुपए क्या हुआ है? तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 15। बताओ, कह दो 15। अरे कह दो 15। भैया सेलिंग प्राइस यानी कि बेचने पर 3 रुपए का फायदा हुआ, तो खरीदी 15 की नहीं होगी, 9 की खरीदी होगी। यानी प्लस होकर तभी माइनस कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। अगर मैं कहूँ कि 18 रुपए खरीदी है, कितनी खरीदी है? सॉरी 18 की बेची है, 18 की बेची है। और आप क्या कर रहे हैं कि आपको 6 रुपए का नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया? 6 रुपए का। तो क्या 12 रुपए खरीदी होगी? तो क्या 12 खरीदी होगी? नहीं। कितने की खरीदी होगी? 24 की, तभी तो 6 का हटा हुआ। तो ये वाली बात समझो, यहाँ पे ये मत समझ लें कि नुकसान हो रहा है भैया। जहाँ प्लस हो रहा है तो माइनस कर रहे हैं, माइनस हो रहा है तो प्लस कर रहे हैं, क्योंकि ये बात कहाँ पर हो रही है? सेलिंग प्राइस पे। आप सही कहाँ करते हो? कॉस्ट प्राइस पे। घटता है, नुकसान होता है तो घटाते हो, प्रॉफिट होता है तो जोड़ते हो। लेकिन ये बात कहाँ होती है? कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन आज कॉस्ट प्राइस बात नहीं हो रही, आज हो रही है सेलिंग प्राइस पे, विक्रय मूल्य बात हो रही है। और विक्रय मूल्य बात हो रही है, लग जरूर रहा है हानि हो रही है, लेकिन हो क्या रहा है? प्रॉफिट। हो क्या रहा है? प्रॉफिट। लगाओ भैया, तो प्रॉफिट हो रहा है ना?
कैसे लगा लेंगे? 120 गुणे पी लिख लो चाहे के लिख लो बटावर 20। इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 20। अंतर कितना आएगा? 20 आएगा। काट लो भैया, 20 छंग 120, तो P बराबर 100/6 यानी कि 50/3 और 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। बात सही है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? दो पत्ती। चलिए भैया अगला सवाल। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य पर 20% का अनुमानित करता है, विक्रय मूल्य पर 20% अनुमानित करता है, विक्रय मूल्य पर 20% अनुमानित करता है, तो उसकी हानि कितने % है? भाई साहब मेरी बात को ध्यान से सुनना। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस ऐसी वाली बात है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, इस बात का मतलब क्या है? बोल। विक्रय मूल्य नहीं पता तो 100, 20% हानि हो रही है, 20%। अरे सुन तो लोग, ध्यान से सुनो, लोग उलझ जाएंगे सवाल में। ओ उलझ गए, मामला पेचीदा हो रहा है थोड़ा थोड़ा। बताओ, कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करने का मतलब क्या है? 20% हानि हो रही है ना, तुम यहाँ पे 80 लिख दिया, भैया 80 की खरीदी है 100 में बेची तो फायदा है। 20% का मतलब 120, यहाँ कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो उसकी देखो ऑप्शन देख लो, और दिखाओ इन्हें ऑप्शन दिखाओ, दिखा कुछ अभी नहीं दिखा, अब हमें दिखाएंगे तुम्हें। देखो भैया फिर से भाई बात आ गई कि 20% की हानि जरूर हो रही है मेरे भैया, 80 मत लिख दियो मर जाओगे, 80 मत लिख दियो मर जाओगे। थोड़ी देर पहले जय समझा रहे कि 12 रुपए में बेचने पर 3 रुपए का नुकसान हुआ है, 3 रुपए का नुकसान हुआ है। तो भैया जब 15 की खरीदी होगी 9 की ना खरीदी होगी। सही बात है ना? सही बात है। उल्टा होता है ये, सही कहाँ पर काम करता है? कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन सेलिंग प्राइस पे उल्टा होता है। तो ध्यान रखना, वरना लोग 25% लगा के बैठ जाएंगे, फिर कहेंगे अरे, और पता तुम्हारी मुंह से निकली ओहो, और जब ओहो के चक्कर में 5 नंबर को नुकसान हो जाएगा। कितने नंबर का? 5 नंबर का। क्यों? मान लो एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 4। तो आप तो ये सोचे बैठे हो ना, मम्मी से का फोन करके तो आपने सोचा हाँ मेरा एक क्वेश्चन ये सही है, और 4 नंबर जोड़े बैठे हो। 4 तो बे गए, एक 25% नेगेटिव मार्किंग होती है तो एक भोगो, कितने को अंतर आए? 5। और तुम्हारी ओ हो के चक्कर में 5 नंबर खत्म है। समझ में आया नहीं आया? तो चीज़ों को समझा करो, चीज़ों को समझा करो। तो यहाँ पर 20% डिस्काउंट जरूर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना आएगा? 120। तुम ऐसे भी सोच सकते हो भैया नुकसान रहो तो 100 से नीचे की थोड़ी बेचोगे, 100 से ऊपर की खरीदी हुई तो नुकसान रहोगे बस। अब क्या पूछा है? तो उसकी हानि प्रति से बताओ। अब 120 से कहाँ जाना है तुम्हें? बस 100 पे, और 120 से 100 पे अभी निकाला है, जस्ट अभी निकाला है। कितना परसेंट था? कितना परसेंट था? 16 से 2/3%। हाँ 50/3 कह लो ना, लिखो तो हम लिख दे रहे हैं। खून पी लो। 120 गुणा के बटा 100 बराबर 20, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। कोई बात ना है, 20 छंग 120, तो के बराबर 100/6 बराबर 50/3%। स्वाहा। सही है पंडित जी? स्कोप कम है ना, पैसे कम मिलते हैं, मतलब बन जाऊँ। हम शादी कराया करेंगे, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, कैसी मैरिज, ठीक है? हाँ, लाठी के जोर पे बहुत केस आता है, दुनिया भर का ताम कैसी केस है। अगर तुम्हें वास्तव में अपना दिमाग खोलना है, वास्तव में दिमाग खोलना है, तो 2 ही प्रोफेशन है, या तो तुम नेता बनो या पुलिस बनो। वरना जैसे तुम डॉक्टर बन गए तो तुम्हारा दिमाग वहीं रहेगा, मरीजों को देखते देखते तुम्हारा दिमाग हर पूरे एरिया में। जैसे मैं बताऊं पुलिस वाले का दिमाग क्यों चलता है ज़्यादा? तुम दारू बेच रहे हो बहुत अजीब तरीके से तुमने छुपा के, या तुम ड्रग्स को ले जा रहे हो या स्मैक को ले जा रहे हो बहुत अजीब तरीके से छुपा के, तो जब पुलिस वाला पकड़ेगा तो उसे पता चलेगा ऐसे ही छुपा सकते हैं। तुमने मर्डर किया बहुत खतरनाक तरीके से, पता भी नहीं चला, तो उसके भी दिमाग में आएगा यार ऐसे ही मर्डर कर सकते हैं।
अरे लेकिन डॉक्टर के प्रोफेशन में ऐसा है? वकील को भी वकील बातें घुमाता है, वकील बातें घुमाता है, लेकिन वो ज़्यादा चीज़ें सीख नहीं रहा है। वकील बातें घुमाता है, और वो जो वकील होता है वो फौजदारी का वकील है, खाली फौजदारी देखेगा, और जो पुलिस वाला होता है दहेज भी देखेगा, फौजदारी भी देखेगा, सब देखेगा। तुम एक बात बताएं, जो दरोगा का, जो हल्का का इंचार्ज होता है दरोगा, वो सारे केस देखेगा, लेकिन सिर्फ एक केस नहीं देखता, दहेज प्रथा का। अगर दहेज प्रथा का केस है तो उसे डायरेक्ट सीओ देखता है। अगर तुम्हारे एरिया में कोई दहेज प्रथा किसी पे लगी है, कुछ लगी है, तो उसकी जो विवेचना होगी वो दरोगा के बस की बात नहीं है, ना इंस्पेक्टर के बस, किसी के बस की बात नहीं है, वो डायरेक्ट सीओ देखेगा। बाकी दहेज लेना गलत नहीं है, दहेज लेना सही है, वरना हम जैसे सब ऐसे रह जाएंगे। एक बात सुनो, मेरी बात ईमानदार, एक बात मेरी ईमानदारी से बताना, मैं अपनी बहन की शादी, मैं मान लो गरीब हूँ, मान लो हूँ गरीब, मैं हूँ, तो मैं अपनी बहन की शादी कभी गरीब घर में करना चाहूँगा? मैं अपनी बहन की शादी एक गवर्नमेंट जॉब में हो, अच्छा घर हो, परिवार वो अच्छा हो, जमीन भी हो, जायदाद भी हो, सबके घर में करना चाहूँगा। आप भी अपनी बहन की शादी, सब लोग अपनी बहन की शादी ऐसे घर में करना चाहेंगे। अब बताओ, जिनके पास जमीन ना आए, गवर्नमेंट नौकरी ना, तो उनकी क्या हुई, होवेगी नहीं? भाई साहब, अब लेवल देख लेते हैं ना, कि अगर हम 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो 10 लाख लड़का का देखो, 2 लाख खर्च कर रहे हैं तो 2 लाख देखो, 50 लाख खर्च कर रहे हैं तो 50 लाख देखो। अगर ऐसा ना हो तो हर आदमी बड़े बड़े घर में शादी करना चाहेगा ना अपनी बहन की, तो हम लोगों को क्या होगा? ऐसे रह जाएंगे। बात सही है। अगर ये चीज़ ना हो, दहेज प्रथा अगर ना हो, तो हर बंदा अपनी बहन की शादी कैसे घर में करना चाहेगा? बड़े घर में, अच्छे घर में, गवर्नमेंट ऑफिसर वाले। अब बताओ, जो बेरोजगार उनका हो, हमको दूसरी शादी में खाली नागिन डांस करोगे जनरेटर की आवाज में, बस। इससे ज़्यादा कुछ होने का नहीं है, कुछ है। इसलिए दहेज लेना सही है, क्योंकि उससे क्या इक्वलिटी आ रही है, कम से कम सबकी उनकी शादी तो रही बेचारन की। मैंने एक एक घर में 7 7 8 8 होंगी, और तुम्हारी होंगी रे। या तुम बताओ, अपनी बहन की शादी है, कोई भी अपनी बहन की शादी गरीब घर में करना चाहता हो, तब करता है जब पैसा ना हो। सही बात है। हम अपनी बहन की शादी जो प्राइवेट, जो खेतों में काम करने वाले के साथ कब करते हैं? जब हमारी औकात ना आए कि गवर्नमेंट के पास पहुंच जाए, गवर्नमेंट ऑफिसर के पास पहुंच जाए, तभी तो करते हैं। उसके घर तो बेचारे उसको घर बस को। सही बात है ना? सही बात है। दहेज लेना गलत है, सही है? अगर दहेज ना हो क्या, तो इतने बड़े घर में कर क्यों रहे हो? बराबर लेवल के घर में करो ना। लुट कहाँ जा रहे हो? और छोटे घर में कर दो, कोई 2 लाख में कर लो, 1 लाख में कर लो, कोई फ्री कर लो। तो हर देखो, हर चीज़, हर तरीके, हर जैसा माल वैसा पैसा। और क्या करे? हाँ, तो अच्छा खासा देगा, नहीं देगा? देना पड़ेगा। देना पड़ेगा भैया। हाँ, नहीं सही बात है यार, उसमें झूठ थोड़ी कह रहे हैं हम। सही बात है। पूरी जवानी निकल गई यार, बुढ़ापा आ गया, अब क्या करोगे? हैं? चलो आप, तुम चलो। हाँ। अगर आधी पेटी ना बने तो क्या फायदा है? एक बस व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 में खरीदी, 1 रुपये में खरीदी, और 1.25 रुपये में बेच दी। 1 रुपये में खरीदी, 1.25 रुपये में बेची, तो 25% का प्रॉफिट है। अच्छा, 1 रुपये की बात 100 पैसे कह सकता हूं मैं? 12 वस्तुएं 12 में खरीदी हैं, जो क्या कर रहे हो तुम? 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदी, तो एक वस्तु 1 रुपये खरीदी, नहीं खरीदी? क्या 1 रुपये को 100 पैसे कह सकता हूं? और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 1 रुपया 25 पैसे, यानी कि 125 पैसे कह सकता हूं। ठीक है, तो 100 रुपए की चीज 125 रुपए में बेच रहे हो, तो कितने % का फायदा कमा रहे हो? 25% का फायदा कमा रहे हो। चलो, ये तो आसान, हटाओ से। यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता 20% हो, देखो भाई आ गया सवाल, कर लो उसको, वरना उलझ जाओगे फिर से। विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ 20% है। विक्रय मूल्य पर लाभ है, ये प्लस मत कर दियो, माइनस कर दियो, मर जाओगे वरना, बता रहे हैं। एसपी कितना? 100। लाभ हो रहा है कितना %? 20%। यहाँ 120 मत कर दियो, यहाँ कितना करना पड़ेगा? 80, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस उल्टा हो गया। समझ में आया? समझ में आया? 120 कर दे तो भैया, अच्छा बताओ, अगर 120 कर दे तो नुकसान ना हो जाए? 120 की खरीदी 100 में बेची, तो क्या हो रहा है? नुकसान। बस 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 100, ये हो गया तुम्हारा सेलिंग प्राइस। अब 80 की चीज़ 100 में बेच रहे हो, 20% का फायदा, 25% का 25% का, क्यों? आधे से आधा।
डायरेक्ट समझ में आ रहा है कितने परसेंट फायदा हो रहा है? 25%। निकालने के तरीके 1000 सिखाए हैं, पहले भी पूरा परसेंटेज करा दिया, पूरा ये करा दिया, दिक्कत होने वाली नहीं है, नेवर दिक्कत। नेक्स्ट, किसी आदमी ने एक चादर 450 रुपए की खरीदी, उसके विक्रय मूल्य पर 10% के बराबर लाभ लेकर बेचा, तो चादर का विक्रय मूल्य क्या था? सोचो, 500 है और सोचो क्या कर, पता है कि एक आदमी ने एक चादर 450 रुपए की खरीदी, कितनी खरीदी, और इसके विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ लेकर बेचा, तो चादर का विक्रय मूल्य क्या होगा? अगर चादर का विक्रय मूल्य 500 रहा होगा, कितना रहा होगा? 500, तो 500 पे 10% का फायदा लेगा, यानी 50 रुपए का फायदा लेगा, लेगा नहीं लेगा? 50 का कम होगा नहीं होगा? मैं समझा दे रहा हूँ। अगर इसका सेलिंग प्राइस कितना होता है? 500, और समझो, तुम ऐसे ना समझो तो ऐसे समझो कि इसका यहाँ सीपी लिख लूँ, चलो हो तो हर तरीके जाएगा, तुम जैसे समझ जाओ, सीपी और एसपी पता नहीं, लेकिन एसपी पे डिस्काउंट लिया है ना, कितने परसेंट का? 10% का, तो यहाँ कितना रहा होगा? 500 रहा होगा। अरे कह रहे ना कि विक्रय मूल्य के तथा इसके विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ लेकर, ठीक है। और वैसे करना चाहो, मैं इसको जैसे लिख रहा था तुमको वैसे लिख दो और अच्छा लगेगा, कंकाल भी तो अच्छा लगना चाहिए। ऊंची दुकान फीके पकवान, लेकिन दुकान ऊंची अच्छी होनी चाहिए, लाइटिंग वगैरह बढ़िया होनी चाहिए। एसपी कितना मेरे भाई साहब पता नहीं, लेकिन जो सीपी है वो कितना है? 450। और एसपी पे प्रॉफिट लॉस हुआ है, सॉरी एसपी पे प्रॉफिट हुआ है, एसपी पे प्रॉफिट हुआ है, लिख जरूर रहे प्रॉफिट, लेकिन ये हो क्या होगा? घाटा ही, उल्टा हो जाता नहीं हो जाता है? चाहे प्लस का माइनस यहीं कर लो, चाहे वहाँ कर लो, कुछ भी कर लो। ये 10% प्रॉफिट है, लेकिन काय पे है? विक्रय मूल्य पे, इसलिए काय में कन्वर्ट हो गया माइनस, काय में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस। मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, तो यहाँ पे क्या रहा होगा? 500, सिंपल सी बात है। इसकी आवाज़ आ रही है फैन की? आ रही फैन की आवाज़? कह देते हमसे। चलो आगे बढ़ो, अगला सवाल। इसको देखो, एक साइकिल बी को 5% के लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% के लाभ पर बेच देता है, तदनुसार सी ने 2310 रुपए दिए हो, तो एकल लागत मूल्य कितना? बड़ा आसान सवाल होते हैं, पहले एक बार लिख के कराऊंगा फिर ओरली कराऊंगा मैं, ठीक है। ए ने नहीं पता कितने खरीदी, तो कितने ही मान लो? 100। कितने ही मान लो? 100। ए को नहीं पता कितने खरीदी, कितने मान लो? 100। ए ने एक साइकिल बी को 5% के लाभ पर बेचता है, कितने परसेंट लाभ? 5%। तो 100 का 5% 5 आएगा, तो बी को बेची भाई साहब 105। कोई दिक्कत? कह रहा है बी उसी को सी को 10% के लाभ पर बेच देता है, बी उसी साइकिल यहां से 10% का लाभ लेगा ना। अरे बी ने खरीदी कितने में? 105, तो प्रॉफिट कहां लेगा? 105 पे। कितने परसेंट? 10%, तो 10.5, और 105 में 10.5 जोड़ेंगे तो 115.5 पाएंगे। ये कौन आ गए भाई साहब? सी। कौन आ गए? सी। लेकिन ये 100 नहीं होता है, 100 यूनिट होता है, ये बात हमको आपको पहले बता चुके हैं। परसेंटेज में बताएं, इस चैप्टर में कराना है भाई साहब। ये 100 नहीं होता है, ये 100 यूनिट होता है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से सी ने कितने रुपए दिए होंगे इसको? 115.5। हमारे हिसाब से सी ने कितने रुपए दिए होंगे? 115.5। लेकिन ये कह रहे हैं सी ने दिए कितने रुपए? 2310। कितने दिए? 2310। अगर मैं यहां से यूनिट का मान निकालूंगा तो डबल पे जाएगा, 20 आ जाएगा। सुनो, एक जीरो बच जाता। समझो मेरी बात को, फिर से समझो, ऐसे तुम्हारे पल्ले ना पड़ रही है तो ऐसे समझ लो, 2310 बटे 115.5, जो पॉइंट हटाएंगे तो जीरो बढ़ेगा, हट गया ये। इसका डबल ये वाला है 2 पे, अब बचा 20, तो यूनिट का मान कितना आ गया? 20। यूनिट का मान कितना आ गया? 20। पूछा है कि एक के लागत मूल्य कितना है, तो एक का लागत मूल्य पूछा है, तो एक का लागत मूल्य कितना था? 100 यूनिट। एक का लागत मूल्य कितना था? 100 यूनिट। एक का लागत मूल्य कितना था? 100 यूनिट। और 100 यूनिट का मान कितना भाई साहब? 20। तो कितना हो गया? 2000। कितना हो गया? ऐसे कभी जिंदगी मत करना, ऐसे सवाल कभी जिंदगी मत करना। तरीका यही है, लेकिन उसको बाय ऑप्शन लगाना। ऐसे लगाओगे छोटी छोटी चीज़ इतनी करते जाओगे, कैलकुलेशन हो जाएगी। मतलब कैलकुलेशन क्या, सवाल में टाइम लग जाएगा। कैलकुलेशन ज़्यादा टफ नहीं है, पर सवाल में क्या लग गया? टाइम। और टाइम तुमको बचाना है, कुछ और बचाना है। क्या बचाना है? टाइम बचाना। तो क्या करोगे? ऑप्शन देखोगे, फिर क्या देखोगे? फ्रैक्शन कर लो। लेकिन लिखना ही क्यों? मैं तो कहता हूँ लिखना ही क्यों है? मेरा कहना था लिखना ही क्यों है बिना मतलब के?
हाँ, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं हम। हाँ, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। पहले 5% का लो, 21/20 लिख लो, फिर 10% लिख लो, 11/10 लिख लो, ऊपर की वैल्यू 2310 से नीचे की वैल्यू निकाल लो, वो भी हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ लिखना ही क्यों है? कैलकुलेशन से बचो, कैलकुलेशन से बचो। मैं फ्रैक्शन मेथड इसलिए नहीं कराता क्योंकि जब फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं तो लिखना जरूरी पड़ता है, ओरली नहीं सोच सकते, इसलिए मैं फ्रैक्शन पे जाता नहीं हूँ। है मेथड फ्रैक्शन वाला भी अच्छा, गलत नहीं है, लेकिन बस थोड़ी सी प्रॉब्लम कि फ्रैक्शन के वाले से सोच नहीं सकते, दिमाग से ओरली नहीं सोच सकते। जैसे मैं इसमें मैं 2 चीज़ लेके चलता हूँ कि मान लो नौकरी ना लगी बाई चांस, और थोड़ी बहुत गुणा भाग करना, परसेंटेज निकालना तो ज़िंदगी में रहेगा ही रहेगा, और तुमने सीखा है तो फ्रैक्शन से तो आपको बिना पेन और कॉपी निकाल नहीं सकते, लेकिन इस तरीके से सीखा है तो आप बिना पेन और कॉपी निकालेंगे, अपनी इज्जत बचा लेंगे, वरना इज्जत खत्म। अब देखो मेरी बात सुनो, एक बार 5% लाभ हो रहा है, एक बार 10% लाभ हो रहा है, दिमाग में स्ट्रक्चर तो आ गया ना, क्योंकि अगर दिमाग में स्ट्रक्चर नहीं आता तो वो वाली बात भी नहीं होती जो भी किया है। तो डायरेक्ट सोचो कि अगर 2000 की खरीदी होती तो 2000 का 10% 200 यानी 2200, और 2200 का 10% 110 2310। 2100 वाले को बढ़ाओगे तो 2 बार परसेंटेज बढ़ाना चाहिए, 2 बार परसेंट बढ़ा के कितनी जीरो चाहिए? 4। कितने जीरो चाहिए? 4। इसके पास कितने हैं? 2, और 1 है, इसके पास 3, कम ही पड़ गई, जो एक है घूम रहे हुए, जाओ के पास 2 है। जीरो वाले कॉन्सेप्ट नहीं समझाए? अरे जीरो वाले कॉन्सेप्ट नहीं समझाए का? जीरो वाला परसेंटेज समझाया है ना, परसेंटेज में समझाया है, प्रॉफिट एंड लॉस इसमें भी कराया है, स्टार्टिंग में नहीं कराया है? ऐसी बातें करोगे हैं? चलो देखो, लाओ नीचे लाओ, मैं कराता हूँ। अगर तुमने ऑप्शन उठाया 2100, कितना उठाया? 2100, तो एक बार बढ़ाना है 5%, और एक बार बढ़ाना है कितना परसेंट? 10%, और जो नंबर लाना चाहिए वो कितना लाना चाहिए? 2310 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? अगर आप 2100 को बढ़ाओगे 2 बार, तो एक बार परसेंटेज बढ़ाने के 2 जीरो चाहिए नहीं चाहिए? क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैसे लिखोगे? 2100 गुणे 5/100, डबल जीरो कट जाएंगे, 21 पंजे 105। अब 2100 में 105 जोड़ेंगे तो 2205। अब अगर 10% बढ़ाएंगे नंबर डेसिमल नहीं आ जाएगा यहाँ पे? दे देगा नहीं? ये बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है, अगर इससे सीख लेते तो क्वेश्चन बहुत तेजी से टूटता है। देखो, 4 से 2 जीरो मत काट दियो। कहा पता दिमाग की हटिया कहो दिन, बोले जीरो तो काटने हैं। तो 2205/10। अब बताओ ये नंबर डेसिमल आएगा नहीं आएगा? तो क्या ये नंबर कभी मिल पाएगा? 1900 के साथ ही यही होगा। और ये लिखा था 2110 लिखा था, पता नहीं कौन लिखा था, इसके साथ ये चीज़ मैं डायरेक्ट सोच सकता हूँ। ऐसे लिख के करोगे तो थोड़ा सा समय लग जाएगा, हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा समय लग जाएगा, फिर वो ये कि कोई दूसरा सेक्शन ले लेगा, हम रह जाएंगे। और रहना चाहते हो देखो, यदि 150 रुपये से और 300 रुपये तक की कीमत की बीच खरीदी गई पुस्तकें 250 से 350 की बीच की कीमत पर बेची जाएं तो अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा जो 15 पुस्तक बेचने से मिलेगा? मेरी बात सुनो, अब बताओ मिस्टर मनीषा। हाँ, अब एक बात बताओ, हमने आपको छूट दे दी कि आप यहाँ से, हम बोतलें बेच रहे हैं, ये दारू की नहीं, पानी की बोतल बेच रहे हैं, ठीक है? तो सबसे कीमत कम कितनी है? 150 रुपये, और महंगी कितनी है? 300। सबसे कम वाली कौन सी है? 150 कीमत की। महंगी वाली कितनी है? 300 रुपये की। जो खरीदोगे वो 150 से लेकर 300 के बीच की हैं, और जो बेचोगे वो 250 से लेकर 350 के बीच की हैं। तो आपको ज़्यादा तो आपको प्रॉफिट चाहिए तो 300 वाली खरीद लो। कितने वाली खरीद लो? 300 वाली खरीद लो, 250 रुपये बेच दो, फायदा हो जाएगा? लॉस होगा? अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हो तो 150 वाली खरीदो, सीपी कितना रखो? 150, 150 वाली ले लो, और जो बेचो कौन सी बेचो? 350। तो एक बोतल पे कितने कमाए? 200। तभी तो ज़्यादा कह रहा है ना, अधिकतम। कौन सा? अधिकतम संभावित लाभ। तो भैया अगर तुम ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हो तो 150 वाली खरीदो और 350 में बेचो, तो एक बोतल पे कितना कमाया? अगर एक बोतल पे 200 कमाया तो 15 बोतल पे कितना कमाओगे? 3000 कमाओगे। ये वाली बात खत्म होगी। बात पल्ले पड़ी? अरे इनने क्या कही? क्या कहा? कि ज़्यादा लाभ कमाओ, और जो बोतल है वो 150 से लेके 350 तक की कीमत है, 150 से लेके 300 तक की कीमत है। तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो हम कौन सी खरीदेंगे? 150 वाली। कौन सी खरीदेंगे? और बेचेंगे कितने में? तो एक बोतल पे कितना कमाएंगे? 200। एक बोतल पे 200 तो 15 बोतल पे 3000।
15 बोतल पे, बहुत अच्छे, बहुत समझदार हो। बोतल की बात तो तुम्हें वैसे समझ में आती है। सही बात है ना, सही बात है। चलो अरे तुमने देखा नहीं है वो चीज़, वो होता है ना, हर माल 10 रुपये आते हैं ठेले पे, 5 रुपये 10 रुपये। एक आता है वो छोटे छोटे सामान लेके आता है, बादाम छुआरे वगैरह छोटी छोटी चीज़ बेचता है, बिस्किट वगैरह ना, हर माल 5 रुपये। वो आता है कभी कोई प्लास्टिक का सामान बेचता है, हर माल 10 रुपया। ठीक है, तो वो कैसे 15-20 रुपये सामान खरीद के लाते हैं। 90, अरे पता है एक बार गए हम स्टोर, वहाँ लिखा था 99 स्टोर, हमने कहा ये बहुत सस्ता है। फिर बाद में पता चला कि वो सिर्फ नाम है उसका 99 स्टोर। हम सोच रहे थे हर माल 99 में, तो हमने कई चीज़ ले ली। बाद में उसने हमने रख ली अपने पैसे लगा रहा है। हम उस पर क्या लिखा था 99, तो हम ये समझे कि हर मामला सब 99 में। हमने कहा ठीक है, ले ली 4-5 सामान। फिर वो कह रहा है इतने इतने, हमने घट रख ले। हाँ नहीं लिखा होता है, लिखा होता है ना 99, तो हम तो ये सोचे कि 99 में, तो हमने कहा यार सस्ता मिल रहा है यहाँ तो बढ़िया है। अब हमने कुछ ना लिया, हमने रख ले। चलो हमको हल्के में ले रहे। ले चाचा, क्रय मूल्य पर लाभ की प्रतिशतता कितनी, क्रय मूल्य पर लाभ की कितनी प्रतिशतता विक्रय मूल्य पर लाभ के 30% के। फिर से देखना, फिर से देखना, उलझ मत जाना। विक्रय मूल्य कितना 100, इस पे 30% प्रॉफिट कर रहे हैं, लेकिन जो कहा है लॉस, तभी तो 70 है सीपी। यही तो है, यही तो मामला है। कुछ नहीं करना है, 70 से कहाँ जाना है अब तुमको, 100 पे, यहाँ पे निकालना है। कहाँ चाह रहे हो, या कहाँ ले जा रहे हो तुम, करो। 70 की चीज़ 100 में जा रही, तो 30 रुपया को फायदा है। लेकिन तुमसे क्या पूछा, परसेंटेज क्या पूछा है, परसेंटेज निकालने का, प्लस का के परसेंट। तो 70 गुणा के बटा 100 बराबर 30, जीरो काट दो, सही है। तो के बराबर 300/7 काटें। फिर 7 चौक 28 20, 7 दूनी 14, 6/7 पर वैल्यू सही, 6/7%। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, सही है। फिर से देखो इस सवाल, जैसे भी करा था थोड़ी देर पहले, एबीसी वाले ऑप्शन देखो। ए एक साइकिल बी को 10% के लाभ पर बेचता है, और बी उसे सी को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि सी उसके लिए 264 देता है, तो ए ने कितने। अगर ए ने 225 खरीदी हुई, तो बढ़िया ना पावा, जो ना बढ़ पावा, जो सही है ना सही है। लगाओ दिमाग। हाँ तो काहे करने, लिखने ही क्यों, हम तो जा कर रहे हैं लिखने ही क्यों है। हम सच बता रहे हैं कि सिलेक्शन तभी होगा जब तुम लिखना छोड़ोगे। हर चीज़ को लिखने बैठ जाओगे, नहीं होगा। हर चीज़ को लिखने बैठ जाओगे, नहीं होगा, अटक जाओ कहीं ना कहीं। ठीक है, सोचो, ए ने अगर 200 में खरीदी होती, तो 10% का लाभ, 200 को 10%, 10 20, तो कितना हो जाता 220। और बी उसे 20% का लाभ देती, तो 220 का 20% 44, काम हो जाता, 200 पहुँच जाता। सुनो, ए ने अगर 200 की खरीदी होती, तो इसे 10% प्रॉफिट लेगा नहीं लेगा। 10% प्रॉफिट का मतलब 20, तो कितना हो जाएगा 220। दिस इज द बी। अब बी कितना प्रॉफिट लेता है 20%, तो यहाँ पर लेगा ना 20%, यहाँ पर लेगा नहीं लेगा 20%। तो 220 का 20% कितना आएगा 44, और 44 रुपये का फायदा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 264। दिस इज द सी, दिस इज द सी और आंसर बस। लेकिन बात यह है कि आप ऑप्शन दिखाना मत बाबू, कि 220, 225 और 234 को रिमूव कर सकते हो नहीं कर सकते हो, कर सकते हो रिमूव नहीं कर सकते हो, आराम से रिमूव कर सकते हो। और यही हमने रिमूव कर दिया। क्या एक बात सुनो, अगर यहाँ 220 ले लेते क्या पहुँच जाता वहाँ तक, क्या 225 ले लेते तो क्या पहुँच जाता वहाँ तक, 234 ले लेते पहुँच जाता वहाँ पर। तो इसको डायरेक्ट भी सोच सकते हैं ना, लिख के कर तो सकते हैं, कोई आपत्ति मैं थोड़ी कर रहा हूँ कि लिख के नहीं कर सकते हो। बात ये है कि समय बचा लो भैया, समय बचा लो। पेपर में सबसे कीमती है समय। एक क्वेश्चन में गलत हो गया ना तो पता है कई साल लग जाते हैं, क्योंकि भर्ती आने का फिर इंतजार करते हैं। कई साल के बाद आएगी, क्या पता वो भर्ती फिर कोर्ट में चली जाए, कुछ नहीं पता। तो मौका मत गवाओ, मौका मत गवाओ। फिर उम्र भी निकल जाती है, फिर मन ने 3 साल 4 साल पढ़ने का मन करता है अच्छा वाला, फिर उसके बाद रूटीन टूट जाता है, फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। तभी तो कह रहे हैं 98% टीचर एक्सीडेंटली नहीं है, एक्सीडेंटली है, मतलब वो उनका
पैसन टीचिंग नहीं था, कुछ ना बने तो वास्तव में 99%, 98, 99 बोल लो, वास्तव में एक आध दो, अब 2% ही टीचर हैं जो अपनी जॉब छोड़ने के बाद टीचिंग कर रहे हैं, उनका पैसन है, उनका पैसन है। लेकिन मोस्टली यही है, मोस्टली यही है, कुछ ना हुआ तो यही से पढ़ाना, पढ़ा हुआ तो है ही ना। कुछ समय की सबसे ज़्यादा कंपटीशन होने जा रहा है ना टीचिंग, इसमें टीचिंग लाइन में होने जा रहा है सबसे ज़्यादा कंपटीशन अभी। हाँ, जो टेट सुपर टेट सी टेट होते हैं इनमें मुझे लगता है सबसे ज़्यादा है। ऐसी कोई लड़की नहीं है आज के ज़माने में जो बीएड नहीं है, बीएड बीटीसी सब। तभी तो मैं कह रहा कि और जो प्राइवेट जो कोचिंग चल रही है ना, इनमें इतना कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि हर बंदा पढ़ाने बैठ जाएगा। क्योंकि पता है तुम दुकान खोलोगे तो पहले दुकान चाहिए, जगह चाहिए, फिर दुकान वाला पकड़ ही लेगा। तुमने दुकान बनाई फिर उसके बाद कहेगा अब खाली कर, बहुत टेंशन है, और उसमें फिर दुकान में पैसा लगाने के लिए, सामान लाने के लिए चाहिए, फिर उधार के लिए चाहिए, तो ये बिजनेस हो गया बड़ा टफ। सबसे अच्छा क्या है, कोचिंग खोल दे, 10 बच्चे कहीं बैठा के पढ़ा दो, 5 बच्चे 10 बच्चे कहीं बैठ के पढ़ा दो, पढ़ा देते नहीं पढ़ा देते हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन आने वाली लाइफ में होने वाला। हाँ, पूरे दिन बैठना नहीं है, और कल शादी में जाना तो भी कोई दिक्कत नहीं, दुकानदार बंद नहीं कर सकता, दुकान ग्राहक कट जाएगा, है नहीं। तो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन कहाँ होने वाला है, टीचिंग लाइन में। आज भी तुम देखो टेट सुपर टेट के पेपर देख रहे हो, सी टेट के 1 महीने चलते हैं पेपर, 1 महीने पेपर चल रहा है, तब क्या करोगे। हाँ, 1 महीना से ज़्यादा लग जाते हैं। और टीचिंग लाइन में सबसे ज़्यादा लड़कियां हैं, ऐसी कोई और जिनमें ज़्यादा लड़कियां नहीं होती हैं, लेकिन टीचिंग लाइन में सबसे ज़्यादा होती हैं वही। तुम ये देखो, किसी भी गांव के सरकारी स्कूल में देख लो, एक आधा मास्टर होगा ना, 4, 6, 7, 8 बजे इको में बैठ के जा रही होंगी। हाँ भाई, मैडम बहुत लड़कियां सबसे ज़्यादा टीचर, उनका प्रोफेशन सही है भैया, 4-5 घंटे की नौकरी, आराम से पैसा कमाओ, आराम से इज्जत वाली नौकरी, छोटे छोटे बच्चों वाला, दिमाग भी ज़्यादा नहीं खाते हैं, कि ज़्यादा टेंशन भी नहीं, अनसिक्योरिटी फील नहीं करती हैं, वो सबसे अच्छी नौकरी है। कोई भी गांव के देख लो कि पूरा इको भर के जा रही नहीं जा रही। और जेंट्स 1 या 2, जेंट्स 1 या 2, बाकी कौन भरी पड़ी है, सब लड़कियां, क्योंकि उनका पूरा फोर्स कहाँ होता है, पूरा दिमाग टीचिंग पे। बीएड किया, उसके बाद पूरे टेट निकाला, सी टेट निकाला, फिर सुपर टेट निकाला, बात खत्म। कोई केवीएस, कोई सा है नहीं। हाँ, और कोई डिपार्टमेंट देख लो उसमें कम है, या लड़कियां 2 ही डिपार्टमेंट ज़्यादा मिलती हैं, या टीचिंग में या बैंक में। मेडिकल लाइन में नर्स वगैरह वो भी मान लो, लेकिन जैसे और तुम इसकी मान लो, वो लाइन ही हट गई बिल्कुल, वो अलग थोड़ी है। अब एएनएम जी अब चल गया ना, अब इससे 5 साल पहले कोई बीएड का नहीं था, अब बीएड का एक अच्छा क्रेज चला है। अभी एएनएम जीएनएम का इतना चल रहा है, कुछ भी ये बोले चल एएनएम कर ले, जीएनएम कर ले, बहुत चल रहा है, बहुत। हाँ, सही है। चलो, ये तो करा दिए इस टाइप के क्वेश्चन, ये तो करा दिए ना, हटाओ। ये इस टाइप के करा दिए, इससे पहले वाली क्लास में करा दिए मैंने, ये वाला करा दे रहा हूँ। चलो, ए ने एक वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेची और बी ने सी को 15% हानि पर बेच दी। ए ने उस सी को बी के विक्रय मूल्य पर बेचा होता तो ए को क्या मिला, कुछ ना मिलो, हम बता रहे हैं कैसे। देखो, ए ने एक वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेची, कितनी खरीदी पता है, तो पता करने की कोशिश मत करना, कितना मान लेना, 100। ए ने अगर 100 रुपये में खरीदी और 20% का क्या कमा रहे हो भैया, लाभ, तो 100 का 20% 20 होता है, कितना हो गया, 120। दिस इज द बी, दिस इज द बी। और बी ने उसे सी को 15% हानि पर बेच दी, बी ने उसे सी को 15% हानि पर बेच दी। कितने परसेंट हानि पर, 15%। तो भाई 120 का 15% 18 होगा, नहीं कैसे पता, तो हम बता रहे हैं 120 गुणा 15/100, 15/12 180 होता है, 15/12 मल्टीप्लाई कितनी होती है, 180, इसलिए मैंने काट दिया। 0 से 0 कट जाएगा, 15/12 180 हो जाएगा, बटा 10 हो जाएगा, तो बराबर कितना है, 18। तो 18 घटाना पड़ेगा, और अगर 120 में से 18 घटा दोगे मेरे भैया तो 102। दिस इज द सी। अब क्या कह रहा है, यदि ए ने सी को बी के बिक्री मूल्य पर, बी का बिक्री मूल्य, बी का क्रय मूल्य है ना, बी का बिक्री मूल्य क्या है ये, अगर ए ने इसको इसके बिक्री मूल्य पर बेचा होता तो क्या होता, 2% का लाभ होता नहीं होता, ये सवाल है। सही है, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।